आज की कहानी है वधू चाहिए। 30 वर्षीय विदुर स्व-व्यवसायी निःसंतान युवक के लिए गरीब परिवार की सुशील गृह कार्यदक्ष कन्या चाहिए। जाति बंधन नहीं, दहेज रहित विवाह, शीघ्र करें संपर्क। एक बार इस वैवाहिक विज्ञापन को पढ़ने के बाद हाथ में पकड़ा चाय का कप स्टूल पर रख चश्मा ठीक करके हलवाई राम आश्रय ने पुनः विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा और गर्म चाय पीते हुए मुंह से राहत की ठंडी सांस ली। बस ऐसा ही वर चाहिए, हिंग लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखा होए। राम आश्रय ने बिटिया के लिए घर वर की तलाश पिछले वर्ष से ही शुरू कर दी थी। मन चाहा रिश्ता मिलना आसान थोड़े न है। अभी से देखना शुरू करेंगे तब कहीं जाकर 3-4 साल में ढंग का रिश्ता मिल पाएगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि राम आश्रय की बिटिया सुलक्षणा, जिसे वो प्यार से सुखी बुलाते हैं, के रूपशील गुणवती होते हुए भी सारी बात राम आश्रय द्वारा तय किए गए बजट पर आकर रुक जाती है। जितने खर्च में राम आश्रय पूरा ब्याह निपटाना चाहते हैं, उतना तो लड़के वाले नगद मांग रहे हैं। असल में लड़के वाले अपना सारा खर्च लड़की वाले के मत्थे मरना चाहते हैं। अब सारा नगद दे देंगे तो बिटिया के बक्से का कपड़ा, जेवर, फर्नीचर आदि का खर्चा कहाँ से उठाएंगे। तिलक में भी तो चढ़ावा चढ़ाना होगा। राम आश्रय की समझ नहीं आता कि एक तो अपनी पाली पोसी सुशील सुलक्षणा बिटिया भी दो, ऊपर से दहेज में लाख रुपए भी दो। ये भला कैसा नियम न्याय है, जबकि होना तो ये चाहिए कि लड़के वाले दहेज दें। राम आश्रय बड़ी उलझन में रहने लगे। तभी किसी ग्राहक ने उन्हें वैवाहिक विज्ञापन के जरिए वर ढूंढने की सलाह दी। हलवाई राम आश्रय ने अपनी हलवाइन कुसुम कुमारी को आवाज़ लगाई। हलवाइन बीए में पढ़ने वाली अपनी बिटिया सुलक्षणा के बालों में तेल मालिश करना छोड़ पति के पास आकर खड़ी हो गई। राम आश्रय ने हलवाई को वैवाहिक विज्ञापन दिखाते हुए कहा, देखो हलवाइन, जैसा घर वर हमें अपनी सुखी के लिए चाहिए वैसा मिल गया। पति की बात सुनकर हलवाइन बिफर पड़ी। मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए ऐसा घर वर। घर बैठे बैठे इस अखबार में 19 साल की कुमारी बिटिया के लिए 30 साल का विदुर ढूंढ रहे हो। तुम सगे बाप हो या सौतेले। एक तो उसकी पढ़ाई नहीं पूरी होने दे रहे हो। बिटिया कितना कहती है कि पिताजी कोई कोर्स कर लेने दो मुझको, फिर शादी करना, मगर नहीं, तुम्हें तो बिटिया बला लगती है जो जितनी जल्दी हो सके सर से उतार दो। राम आश्रय बोले, अरे ओ हलवाइन, ऐसा क्यों कहती हो। लड़का विधुर है तो क्या, भाग्य का खेल है। बेचारी की पत्नी चल बसी, अब दोबारा घर बसाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। और देखो इसके तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है, कुंवारा ही समझो अभी इसे। पति की ढिठाई देखकर हलवाइन तैस में आ गई। बेचारा है तो इस बेचारे का घर बसाने के लिए मेरी सुखी ही बची। देखो सुखी के पिताजी, मैं कह देती हूँ, एक तो अभी 3-4 साल सुखी का ब्याह करना नहीं है, और जब करना होगा तो यही जान पहचान के रिश्ते वालों में ही करूँगी। यूँ अखबार में ढूंढ कर वर नहीं निकालना, पता नहीं क्या धोखाधड़ी हो जाए। राम आश्रय ने बिफरती हुई पत्नी को समझाते हुए कहा, धोखाधड़ी कैसे हो जाएगी, मैं उनके रिश्तेदारों से भी मिलूँगा ना, तब रिश्ता पक्का करूँगा। सुखी की माँ समझा करो, इतनी महंगाई के ज़माने में इतना सस्ता वर कहाँ मिलेगा। दहेज रहित विवाह करना चाहता है। हलवाइन ने पल्लू कमर में खोसा और स्पष्ट शब्दों में पति से कह दिया, सुखी के लिए सस्ता वर नहीं, अच्छा वर चाहिए। यह अखबार वाला तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर हलवाइन वापस अपनी बिटिया सुखी के बालों में तेल मालिश करने लगी। सुखी ने मुस्कुराकर आंखों ही आंखों से माँ को अपने मन की बात समझाने के लिए धन्यवाद कहा। राम आश्रय का सुखी से 2 साल बड़ा बेटा श्यामलाल भी है। राम आश्रय अपने घर के बाहर चबूतरे पर ही अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान खोले है। इसमें सुबह समोसे, दही, जलेबी, पूरी, सब्जी बनती है। बाकी लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी आदि साधारण मिठाइयाँ सजी रहती है। जब से श्यामलाल दुकान संभालने लगा, तब से राम आश्रय सिर्फ सुबह सुबह ही बेटे का हाथ बटाने दुकान पर पहुंच जाते हैं। बाकी इच्छानुसार ही उनकी उपस्थिति दुकान पर रहती है। कंजूस प्रकृति के राम आश्रय ने बेटा बेटी की शादी के लिए योजना बना रखी है। पहले सुखी की शादी सस्ते में निपटाएंगे,
फिर बेटे की शादी के लिए तैयार लिस्ट लड़की वालों को पकड़ाएंगे। अगर श्यामलाल की शादी पहले कर दी तो सुखी के ब्याह में भारी दहेज देना पड़ सकता है। वैवाहिक विज्ञापन वाले रिश्ते पर हलवाइन की असहमति के बाद राम आश्रय ने बेटे श्यामलाल को अपनी चाशनी चढ़ी बातों में लपेट लिया। हलवाइन और सुखी ने बहुत हाय तौबा मचाई, बहुत सर पटका, जान देने की धमकी भी दी, मगर राम आश्रय को रिश्ता पक्का करना था तो उन्होंने विज्ञापन में दिए नंबर पर फ़ोन लगा दिया। फ़ोन की घंटी गई। राम आश्रय का दिल धड़क रहा था कि पता नहीं फ़ोन उठेगा भी या नहीं। तभी उधर से हेलो का पुरुष स्वर सुनाई दिया। हेलो जी, मैं राम आश्रय बोल रहा हूँ घाटमपुर से। अभी आपकी शादी का विज्ञापन पढ़ा, उसी के बारे में बात करनी थी। उधर से उत्तर मिला, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद राम आश्रय और उस अनजान शख्स के बीच बात होने लगी। सुखी तो घर में नहीं थी, मगर हलवाइन क्रोधाग्नि भरी आंखों से पति पर आग उगलने जा रही थी। जी ठीक है, हम इंतजाम करेंगे, बहुत धन्यवाद, नमस्कार कहकर राम आश्रय ने फ़ोन कट कर दिया और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया कि उसने बिना चप्पल घिसाए घर बैठे ही दामाद खोज दिया। हलवाइन ने कुछ भी पूछा नहीं, तब भी राम आश्रय उन्हें बताने लगे। राज करेगी अपनी सुखी, सूखे मेवे की दुकान है, उनकी 2 शादीशुदा बहनें हैं, भाई कोई नहीं, बाप का नाम यशपाल और लड़के का नाम युवराज है, चेन्नई में रहते हैं। तब लोग युवराज की पहली बीवी की करंट लगने से मौत हो गई थी। शादी के 6 महीने बाद ही युवराज तो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से राजी हो रहा है, लेकिन साफ साफ कह दिया है अपने माँ बाप से कि दहेज रहित विवाह करूँगा। अगर 1 भी रुपया लिया तो मंडप से उठ जाऊँगा। बताओ, कलयुग में ऐसे लड़के देखने को क्या सुनने को भी नहीं मिलते हैं। कैसा हीरा ढूंढ कर दिया है अखबार वालों ने। चेन्नई इतनी दूर, पता कैसे लगाओगे लड़के वालों के बारे में। हलवाइन बेटी की चिंता में तड़प रही थी। राम आश्रय बोले, सब पता लगा लूँगा, चिंता ना करो। तुम सुखी की कुंडली लेकर आओ, उन्हें फ़ोटो भेजनी है। धर्म कर्म को मानने वाले लोग हैं भाई। पहले कुंडली मिलवाएंगे, उसके बाद ही आगे बात होगी। व्हाट्सएप पर दोनों पक्षों की ओर से लड़के लड़की की फ़ोटो, कुंडली आदि का आदान प्रदान हो गया। लड़के के सभी रिश्तेदार चेन्नई में ही रहते थे, कुछ नौकरी में तो कुछ का अपना बिजनेस था। युवराज के पिता यशपाल ने अपने रिश्तेदार का नंबर देकर उनसे भी राम आश्रय की बात कराई। घर में कोई हो न हो, राम आश्रय इस रिश्ते से पूरी तरह संतुष्ट थे। फोन पर होने वाली प्रक्रिया तो पूरी हो गई थी। अब राम आश्रय चाहते थे कि लड़के वाले उनकी सुखी बिटिया को देखने आए तो उसके परिवार वालों से आमने सामने देखने बात करने का मौका मिले। फ़ोन पर तो सब कुछ बढ़िया है। राम आश्रय ने लड़के वालों पर जोर डाल कर आखिर लड़की देखने का दिन निश्चित करवा लिया। तय हुआ कि लड़के वाले पहले आगरा जाएंगे, वहाँ किसी कार्यक्रम में शामिल होना है। उसके बाद वह बाई रोड घाटमपुर आएंगे। राम आश्रय ने शहर से बढ़िया मिठाई नमकीन मंगाकर नाश्ते की मेज़ लगवा दी। बेमन से ही सही, हलवाइन को भी मेहमानों के लिए भोजन तैयार करना ही पड़ा और ना चाहते हुए भी सुखी को उस दिन कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ी। ब्यूटिशियन सुखी का मेकअप कर गई थी। हलवाइन सुखी की सुंदरता और भोलेपन देखकर रो पड़ी। इतनी जल्दी क्या है शादी की, वह भी इतनी दूर। पत्नी को रोता देख राम आश्रय को बिल्कुल अच्छा ना लगा। अरे भगवान, बेटी तो पराया धन होती है, जितनी जल्दी हो सके जिसकी अमानत उसको सौंप दे। अपने जीते जी कन्यादान का पुण्य पाले। इतने शुभ अवसर पर आंसू बहाना ठीक नहीं। लड़के वालों के आने का टाइम तो हो गया है, मगर वो लोग अभी तक आए नहीं। सुबह बात करी थी, तब वह लोग आगरा से निकलने वाले थे। 5.5 घंटे का रास्ता है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। राम आश्रय एक बार फिर फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने ही वाले थे कि उधर से ही यशपाल जी का फ़ोन आ गया। राम आश्रय ने चैन की सांस ली और फ़ोन रिसीव किया। हेलो यशपाल जी, आप कहाँ तक पहुँचे अभी? उससे उसकी भाव भंगिमा पल पल बदलती हुई बतला रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गया है। जी मैं अभी कुछ करता हूँ। हेलो। फ़ोन कट हो गया था। राम आश्रय ने दोबारा कॉल लगाई, मगर फ़ोन नहीं लग रहा था।
राम आश्रय घबराए हुए हलवाइन को बताने लगे कि आगरा से घाटमपुर आते समय एक गांव के बाहर की सड़क पर एक आदमी का यशपाल जी की कार से एक्सीडेंट हो गया। घायल मौके पर ही मर गया। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के आदमियों ने युवराज सहित सभी आदमियों को बहुत मारा और गांव की औरतों ने युवराज की बहनों को मारा और उनके जेवर, पर्स, फोन आदि सब कुछ छीन लिए। बड़ी मुश्किल से आपको फ़ोन करने दिया गया है। पुलिस बुला ली गई है। पुलिस कह रही है कि 5 लाख मुआवजा भरो, वरना जमानत नहीं होने देंगे, सारी उम्र जेल में सराएंगे। इतनी बात बताने के बाद राम आश्रय ने हलवाइन को आगे हाथ जोड़े और कहा कि यशपाल जी नगद और ATM कार्ड से 3 लाख रुपए तो भर चुके हैं, बस 2 लाख की और ज़रूरत है। उन्होंने मरे हुए व्यक्ति का अकाउंट नंबर बता दिया, उसी के खाते में पैसा जमा कराना है। गांव वाले कह रहे हैं अकाउंट में पैसा जमा होने के बाद ही उन लोगों को छोड़ा जाएगा। किसी तरह हलवाइन को मनाकर राम आश्रय ने कलेजा कड़ा कर खुद को समझाकर कि बेटी ब्याह के बजट में से या 2 लाख काट लूँगा, 2 लाख बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दिए और फिर अपना माथा पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, यह क्या हो गया। पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद लगभग 1 घंटे बाद यशपाल का फ़ोन आया कि गांव वाले ने उन्हें छोड़ दिया है। अब बहुत जल्द ही वह राम आश्रय के घर पहुंच रहे हैं। यशपाल का फ़ोन आने के बाद राम आश्रय के मुंह पर फिर चमक आई और वे दरवाजे पर खड़े होकर लड़के वालों की राह तकने लगे। बहुत देर हो गई। राम आश्रय ने घड़ी देखी, यशपाल जी अभी तक पहुँचे नहीं। राम आश्रय ने यशपाल को फ़ोन लगा दिया, स्विच ऑफ। राम आश्रय ने युवक का नंबर लगाया, स्विच ऑफ। परेशान राम आश्रय ने एक एक कर युवराज के सारे रिश्तेदारों के नंबर मिला डाले, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। ऐसा कैसे? राम आश्रय ने दिमाग दौड़ाया कि जिस अकाउंट से पैसे जमा कराए थे उसे चेक किया तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह अकाउंट बंद हो चुका था। यह क्या सब? राम आश्रय के हाथों के तोते उड़े हुए थे। बहुत जल्द मोहल्ले भर में खबर फैल गई। तमाम हमदर्द इकट्ठा हो गए। सब समझ गए थे कि राम आश्रय ठगी के शिकार हो चुके हैं। रुपए लुटाने का अफसोस तो बहुत था, मगर हलवाइन इस ठगी से बहुत खुश थी। अगली सुबह पति को चाय देते हुए साथ में अखबार पकड़ाकर हलवाइन आंचल में हंसती हुई ये कहकर चली गई, घर बैठे सस्ता बर। पत्नी के इस व्यंग्यवान से राम आश्रय आहत तो बहुत हुए, मगर करते हुए क्या। फिर सर पकड़कर बैठ गए तो सुखी पास आई और बोली, पिताजी सर पकड़कर मत बैठिए। साइबर सेल वालों की बेहतरीन सर्विस सामने आई। यशपाल और युवराज को धर दबोचा गया। दोनों के नाम भी नकली थे और रिश्तेदार भी। वे दोनों चेन्नई में नहीं, घाटमपुर से मात्र 139 किलोमीटर दूर बिलग्राम में रहते हैं और इसी तरह वैवाहिक विज्ञापन देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। राम आश्रय को उनके 2 लाख रुपए वापस मिल चुके हैं। अब वह अखबार तो पढ़ते हैं, मगर भूल कर भी उस पेज पर नज़र नहीं डालते जिस पर लिखा होता है वधू चाहिए। दोस्तों, ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।